एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी से। वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछता है आपसे, ठीक है, एक क्वेश्चन भी दे देता, दो भी। तो इसको अच्छे से करेंगे, वर्क पावर एनर्जी को। सबसे पहले हम वर्क को करेंगे, ठीक है। वर्क, देखो, वर्क मतलब कार्य। वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं कि एक बॉक्स है, इसको उठा के आपको नीचे से ऊपर रख के आना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? बॉक्स को उठाओगे, उसके ऊपर फोर्स लगाओगे और जो नीचे से ऊपर तक की डिस्टेंस कवर करोगे। यानी कि वर्क क्या हुआ हमारा कि जो आपने जो फोर्स लगाया है, ठीक है, फोर्स इनटू जो आपने डिस्प्लेसमेंट तय की है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो क्या होता है? हमारा वर्क होता है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा? वर्क। यानी कि आपने कितना काम किया है, कितना आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया है, कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है, वो क्या होता है? वर्क होता है। तो वर्क जो हमारे पास फोर्स, आप लोगों को पता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं एक यूनिट एंड मेजरमेंट की एक क्लास अलग से लूंगी जिसमें आपको वेक्टर, स्केलर सारी पता चल जाएगी, ठीक है। और ये जो MLT है ना, ये भी सारे करेंगे उसके अंदर। तो फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको S से डिनोट करते हैं, ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे जो पास जो वर्क हुआ ना, वर्क क्या हो गया बच्चों? यहाँ से स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटी अगर साथ में है, दो वेक्टर क्वांटिटी है, उनकी मल्टीप्लिकेशन है, तो वो हमेशा क्या बनाती है? स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पे अगर एक वेक्टर क्वांटिटी होता और एक स्केलर क्वांटिटी होता तो वर्क हमारे पास क्या होता? फिर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दो वेक्टर है तो स्केलर, अगर एक वेक्टर एक स्केलर होता तो ये क्या बनता? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी हमारे पास वर्क बन जाती। अब देखो, जो वर्क है इनकी डॉट प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। अगर किसी A इंटू बी की डॉट प्रोडक्ट है तो क्या लिखेंगे हम? ए बी कोस ऑफ थीटा, जब इसको तोड़ेंगे। और A और B की अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या आएगा? ए बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है, ए बी कोस थीटा, ए बी साइन थीटा। तो जो फोर्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया? एफ एस कोस ऑफ थीटा, एफ एस कोस ऑफ थीटा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है वर्क, और जो वर्क हमारे पास किसके इक्वल आ गया? एफ एस कोस ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखो, जो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको है ना सिर्फ थीटा चेंज करवाएगा आपसे, ठीक है, थीटा चेंज करवा देगा और आपसे वर्क पूछेगा। जैसे क्वेश्चन मैं पूछूं आप लोगों से, क्वेश्चन है कि ये एक बॉक्स था, ठीक है, यहां से मैंने इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन का, और यहाँ पे ये बॉक्स पहुंच गया। ये जो डिस्टेंस कवर की है कहीं 40 मीटर। यहाँ पे एक बात और देखो, जो फोर्स की यूनिट होती है ना, वो होती है न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और जो डिस्टेंस की यूनिट होती है वो है मीटर। और थीटा हमारा एक यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, थीटा हमारा यूनिट लेस होता है, न्यूटन मीटर। तो जो वर्क की यूनिट होती है वो होती है जूल, वर्क की यूनिट होती है जूल। तो एक जूल किसके इक्वल है? एक न्यूटन मीटर के। एक जूल है बच्चों, वो किसके इक्वल है? एक न्यूटन मीटर के, ठीक है। तो ये जूल किसकी यूनिट होती है? वर्क की। कई बार तो आपसे ये भी पूछ लेता, कुछ भी पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, TGT साइंस का पेपर है, बेसिक भी पूछता आपसे, वर्क स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, वर्क की यूनिट जूल, एक जूल किसके इक्वल होता है, ठीक है, या फिर एक जूल एक न्यूटन मीटर के। यहाँ पे हम डाइन के अंदर भी लेके आ, हमारे पास न्यूटन है, वो किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। ये मैंने करवाया था आपको जब हम ये न्यूटन का फोर्स करवाया था, तब एक न्यूटन है वो 10 की पावर 5 डाइन्स के इक्वल होता है। और जो एक मीटर होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों? 100 सेंटीमीटर। अब देखो, ये 10 की पावर 5 डाइन ये मैंने करवा चुकी, मैं न्यूटन के लॉ में मैंने फोर्स करवाया था, अच्छे से फोर्स को एक्सप्लेन किया था, वहां पे मैंने इसको एक न्यूटन को 10 की पावर 5 डाइन्स के इक्वल प्रूव किया था, ठीक है। बार बार अगर चीजों को वही पढ़ाते रहूंगी तो फिर सिलेबस नहीं बढ़ेगा। तो ये इसके इक्वल हो गया। अब यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं तो 10 की पावर 5 डाइन, और इसको किसमें? 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10 की पावर 2। इसका मतलब कितना आ गया यार? यहां से कितना आ गया? 10 की पावर 7, ठीक है, 5 ये और 10 की पावर 2 लिख दो, 2 सेंटीमीटर ये, 10 की पावर
7 डाइन सेंटीमीटर, 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर को लिखते हैं अर्ग, अर्ग्स। तो एक जो जूल है ना, एक जूल हमारे पास 10 की पावर 7 अर्ग्स के इक्वल होता है। एक जूल 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। आपसे सीधा ये भी पूछ लेगा, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता पूछने को, तो आपसे सीधा ये भी पूछ लेगा। तो कैसे निकला, 1 न्यूटन किसके इक्वल, 10 की पावर 5 टाइम के इक्वल, 1 मीटर किसके इक्वल है, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर के इक्वल। ये कितना हुआ, 10 की पावर 7, और डाइन और सेंटीमीटर क्या होता है, अर्ग होता है। तो 1 जूल हमारे पास किसके इक्वल निकला, 10 की पावर 7 अर्ग्स के इक्वल, ठीक है। यहाँ से वर्क की यूनिट हमें पता चल गई। अब क्वेश्चन कैसे आता है आपके पास, क्वेश्चन क्या देगा कि जैसे एक ये बॉक्स था, इसको मैंने यहाँ से धकेलना शुरू किया और यहाँ पर पहुंचा दिया, तो वर्क बताओ। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, वर्क बताओ आप। तो वर्क किसके इक्वल हमें पता है, एफ एस कोस ऑफ थीटा, एफ एस कोस ऑफ थीटा। अब जब मैंने इसको यहाँ से यहाँ, मतलब फोर्स भी इसी साइड लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इसी साइड कवर हुई, तो जो थीटा हमारा आया है वो क्या हुआ, 0 के इक्वल हो गया, थीटा 0 हो गया। तो वर्क किसके इक्वल है, एफ एस कोस ऑफ 0। हमें पता है जो कोस 0 होता है बच्चों कितने होता है, 1 के इक्वल होता है। कोस 180 होता है वो होता है -1 के इक्वल, और कोस 90 होता है वो होता है 0 के इक्वल, ये हमें पता है, ठीक है। तो जो हमारे पास कोस 0 है वो आ गया 1 के इक्वल, यहाँ से कोस 0 खत्म। वर्क किसके इक्वल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। फोर्स कितना लगाया, 20 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, 40 मीटर, 40 मीटर, यानी कि 800 न्यूटन मीटर हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, वर्क लगा दिया। वर्क कितना लगा दिया हमने, 800 न्यूटन मीटर। एक तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ठीक है। सेकंड जो सबसे बेसिक क्वेश्चन इसके अंदर यही बनता है। और जब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास वो है कि हमने फोर्स लगाया इस साइड, फोर्स लगाया इस साइड, तो फोर्स इस साइड लगा तो जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से 60 डिग्री के ऊपर इस साइड चला गया, ठीक है। फोर्स लगाया हमने और 20 न्यूटन, और जो वस्तु है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो इस साइड चला गया। ये जो एंगल बना वो बना है 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पे वर्क पूछा है, वर्क बताओ। तो वर्क हमारे पास कितना आएगा बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा। फोर्स कितना लगाया, 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, वही 40 मीटर, इंटू कोस ऑफ थीटा। थीटा कितना लगाया, थीटा कितना 60 डिग्री, यहाँ पे 60, 800 न्यूटन मीटर इंटू 1/2, कोस 60 होता है 1/2, 400 न्यूटन का फोर्स लगा, 400 न्यूटन। एक बात बताओ, एक चीज है उसको, एक तो हम ऐसे धकेल रहे हैं तो वो आगे की तरफ ज्यादा जाएगी, एक हम ऊपर से धकेल रहे हैं, ऊपर से धकेलेंगे तो कुछ प्रेशर ग्रेविटी भी लगाएगी उसके ऊपर, ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी, तो वो जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो उतना फोर्स अच्छे से नहीं लगा पाएंगे जितना एक तो हम ऐसे लगा रहे थे और एक एक एंगल के ऊपर फोर्स लगा रहे, तो एंगल के ऊपर फोर्स हमेशा कम मिलेगा, ठीक है। अगर हमें एग्जाम में ऐसे ही दिया होता तो हमें वैसे ही ऑप्शन कट हो जाते कि एंगल जब लगाते हैं एंगल के ऊपर फोर्स वैसे ही कम लगता है। सेकंड वैरायटी ये है क्वेश्चन की। और जो थर्ड वैरायटी है बच्चों वो है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको यहां से उठाकर और मैं इसको यहाँ पे ले गई, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से उठा और यहाँ पे ले गई, ये मानो 10 kg का मान लो, ये ऑब्जेक्ट था 10 kg का, ठीक है। 1 मीटर इसकी डिस्टेंस थी, उठा के ले गए। अब आप ये बताओ वर्क कितना किया, वर्क डन बाय मैन। अगर मैं पूछूं, दो क्वेश्चन यहाँ पे, पहला है वर्क डन बाय मैन, आदमी के द्वारा कितना वर्क किया गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा कितना वर्क किया गया, इसमें ये दो पूछेगा आपसे। वर्क डन बाय मैन अगर मैं पूछूं तो कितना है, वर्क कितना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस ऑफ थीटा, ये आएगा, ठीक है। अब देखो कोस ऑफ थीटा तो उसी एंगल के ऊपर है, कोई चीज को ऊपर लेके जा रहे हैं, एंगल तो चेंज हुआ ही नहीं, यानी कि यहाँ पे कोस 0 और कोस 0 की वैल्यू
cos 0, cos 0 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बच्चों, जब हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और अगेंस्ट ग्रेविटी लगा रहे हैं, तो हमारे पास जो फोर्स आता है ना, फोर्स, जो फोर्स लगाना, तो किसके ऊपर फोर्स लगाया है, मास के ऊपर, कि इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, इनटू में इसकी जो ग्रेविटी, इसके ऊपर मतलब ग्रेविटी कितनी है, जो फोर्स है यहाँ पे, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, जो हमारे पास वर्क डन आएगा ना, अगर ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हमें वर्क डन हमें देखना है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, तो क्या लगाएंगे, जो फोर्स किसके ऊपर लगा है, किसी वस्तु का जो मास है और उस वस्तु की जो ग्रेविटी है, वो इतना फोर्स हम अप्लाई करेंगे, mg, ठीक है। अब एक 100 किलो का इंसान है, उसको नीचे से उठा के ऊपर पहुंचाना है, या फिर एक 10 किलो की चीज है, उसको नीचे से उठाकर ऊपर तक पहुंचाना है। 100 किलो का मास ज्यादा है तो उसकी ग्रेविटी उतनी ही, मतलब मास ज्यादा तो ग्रेविटी खींचेगी उसको। 10 किलो का है तो क्या है, जल्दी ऊपर चला जाएगा। तो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास इंटू ग्रेविटी, और ये हमारी क्या है, हाइट है, ठीक है। तो देखो मास कितना, ये है वर्क डन बाय मैन, वर्क डन बाय मैन, जो इंसान ने फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये पूछता है मतलब बाय मैन, बाय ग्रेविटी, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। मास कितना है इस चीज का, 10 kg, और g कितना है, मीटर, kg है तो आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, 10³ ग्राम इंटू में 1 मीटर, डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, सॉरी हाइट कितनी है, 1 मीटर। अब जो g की वैल्यू है ना, g की वैल्यू जब मैं ग्रेविटेशन करवाऊंगी तब तो बहुत अच्छे से बताऊंगी कि जी क्या है, लेकिन जी की वैल्यू हर एक पेपर में दी हुई मिलती है, या तो जी की वैल्यू 9.8 देगा या जी की वैल्यू 10 देगा, ठीक है। इन दोनों में से आपको एक वैल्यू जी की दी मिलेगी, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, माना हमें 10 दे रखी, तो 10 जी की वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्क डन बाय मैन आ जाएगा, वर्क डन बाय मैन आ जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय मैन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया है, आप लोगों ने उसमें सुना होगा थर्मोडायनामिक्स में कि वर्क डन बाय पिस्टन, या वर्क डन बाय सिस्टम, या वर्क डन बाय सराउंडिंग। ये अगर किसी ने नहीं सुना तो कोई बात नहीं। देखो ग्रेविटी अगर किसी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, ये चीज ग्रेविटी से ऊपर जा रही थी, ठीक है, ग्रेविटी इसको अपनी तरफ लेना चाहती है नीचे की तरफ, तो इसमें क्या होगा, वर्क डन किसके इक्वल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस ऑफ थीटा। अब देखो ये चीज ऊपर की तरफ जा रही है, ग्रेविटी चाहती है मैं इसको नीचे की तरफ ले आऊं, ग्रेविटी चाहती है मैं इसको नीचे की तरफ ले आऊं, जो एंगल बन रहा है ना हमारा, वो बन रहा है 180, एंगल कितना बन रहा है, 180। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी इसकी तरफ नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, ये अगेंस्ट टू ग्रेविटी जा रहा है, तो इसलिए एंगल 180। अगर यहाँ पे 180 है तो इसका मतलब cos 180 कितना हो गया, -1, तो फोर्स किसके इक्वल हो गया, -Fx। आपसे सीधा यही पूछ लेगा कि ये वर्क डन बाय द ग्रेविटी, मतलब ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे, उसमें वर्क डन बताओ बाय द ग्रेविटी, तो आपको वर्क डन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आपसे सीधा ये भी पूछ सकता है, तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। अब देखो जब फोर्स है तो -mg और h, वही वैल्यू रखनी है, m की रखनी है, g की 10 मीटर पर सेकंड, s की 1 मीटर, ठीक है, तो ये वैल्यू रखनी है। ये एक वैरायटी अलग है क्वेश्चन की, ठीक है। अब थर्ड टाइप देखो, फोर्थ टाइप, सॉरी क्वेश्चन। अब कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, माना कोई भी यहाँ पे कोई चीज थी यहाँ पे, मैं उसको ऊपर ले गई यहाँ पर, ठीक है, और ले लेते 7 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ से मैं उसको यहाँ पे ले गई 7 मीटर डिस्टेंस पे। अब ऊपर से वो वापस यहीं पे आ गई, ऊपर से वापस यहीं पे आ गई 7 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इसमें वर्क डन बताओ, तो इसमें क्या बताओ, वर्क डन बताओ। देखो इस वस्तु को मैं ऊपर ले गई, 10 kg थी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कहीं ऐसे बोलो कि मैं वस्तु क्यों बोल दिया, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बोला। इस ऑब्जेक्ट को मैं नीचे से ऊपर की तरफ उठा के ले गई और यहाँ पे 10 kg का ही था ये,
और नीचे आ गया 7 मीटर, मतलब इतनी डिस्टेंस थी। अब आप इसमें वर्क डन बताओ। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है उसका, कि कोई ऑब्जेक्ट था, नीचे से ऊपर ले गए, 7 मीटर डिस्टेंस कवर की, ऊपर से उसी ऑब्जेक्ट को फिर नीचे ले आई, तो वर्क कितना किया? तो वर्क कितना किया हमने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पे फोर्स किसके, माना फोर्स मैंने 20 न्यूटन लगा दिया, 20 न्यूटन फोर्स, मानो 20 न्यूटन था। ठीक है, और जो फोर्स 20 न्यूटन नहीं, एम जी, मास कुछ था उसका 10 kg, और ग्रेविटी थी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 10 मीटर जो फोर्स लगाया मैंने, मास था एम जी इंटू एस इंटू कोस ऑफ थीटा। ये वैल्यू ठीक है मैं यहाँ पे रख दूंगी। ठीक है, ये वैल्यू मैंने रख दी, ग्राम इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एस इंटू कोस ऑफ थीटा। कोस ऑफ थीटा बाय मैन है तो चलो कोस ऑफ थीटा 0, थीटा 0, यहाँ पे 1 आ गया। जो एस है ना बच्चों, नीचे से मैं ऊपर किसी चीज को ले गई और उसको वापस मैं नीचे ले आई, इसका मतलब जो एच है हमारे पास, हाइट है, वो क्या होगी, 0 हुई। पहले मैं इसको यहाँ पे ले गई, फिर मैं इसको वापस ले आई, मतलब उसने हाइट है, हाइट को तो क्रॉस ही नहीं किया, हाइट तो है ही नहीं उसमें, हाइट कितनी हो गई, 0। तो ये एस है जो हमारे पास, एच है वो क्या होगा, 0। तो उसके फिजिक्स के अकॉर्डिंग उस इंसान ने कोई काम नहीं किया। ठीक है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से उठा के ऊपर ले जाए, ऊपर से वापस नीचे ले आए, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं है, उसने कोई वर्क नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर जो डिस्टेंस थी ना, डिस्प्लेसमेंट थी, वो क्या थी, 0। और फोर्स चाहे उसने कितना भी लगा दिया हो, तो कितना भी भारी सामान हो, उसको ले जाके वापस उसी डिस्टेंस के ऊपर ले आया, तो उसके अंदर जो वर्क है वो क्या है, 0। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स उसने कोई काम नहीं किया। ठीक है, अब देखो हमने पॉजिटिव वर्क पढ़ा था, नेगेटिव वर्क पढ़ लिया, 0 वर्क पढ़ लिया, मतलब वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन आपसे पूछे क्या वर्क पॉजिटिव हो सकता है, हाँ। क्या वर्क नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हाँ। और वर्क 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। अब देखो इनके एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल दे देगा उठा के और ये पूछ लेगा ये पॉजिटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क है या फिर 0 वर्क। एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव वर्क, अगर आपसे सिंपल फोर्स भी दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट भी दे रखी है, एंगल अगर आपको 90 से कम दिख जाए, एंगल आपको 90 से कम दिख जाए तो वो वर्क पॉजिटिव होगा। ठीक है, एंगल 90 से कम हो तो वर्क क्या होएगा, पॉजिटिव वर्क होएगा। ठीक है, फोर्स भी दे रखा, डिस्प्लेसमेंट भी, और एंगल कम है 90 से, तो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक है, ए मैन विद ए बॉक्स ऑन हिज हैंड क्लाइंबिंग अप। देखो एक इंसान है, उसने एक बॉक्स ले रखा है, बॉक्स लेके वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक इंसान है, बॉक्स ले रखा है, बॉक्स को लेकर वो ऊपर की तरफ जा रहा है। मानो ये इंसान था, ये इसने एक बॉक्स लिया और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव वर्क क्या होगा कि जो इंसान जो फोर्स लगा रहा है, क्या वो पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू मैन, विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, ये पूछेगा। ठीक है, अगर ये बॉडी है और ये इस बॉक्स को लेके ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसने फोर्स लगाया। ठीक है, इसने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी तय हो रही है, मतलब इसने क्या किया, कहाँ पे लिखूं मैं, इसने क्या किया, यहाँ पे फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, ये फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ ही थी, तो क्या आ गया, जो हमारे पास वर्क क्या आ गया, एफ एस कोस ऑफ थीटा। कोस ऑफ थीटा देखो दोनों ऊपर की तरफ है, फोर्स भी ऊपर की तरफ है, एस भी ऊपर की तरफ है, तो ये क्या आ गया, एंगल क्या आ गया, 0। अगर एंगल 0 तो वर्क क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमारे पास ये क्या है, एक पॉजिटिव वर्क है, ये क्या है, एक पॉजिटिव वर्क है। ठीक है, जो ये स्टेटमेंट दे रखी है, ये कुली पे लगा के देखो कि एक कुली है, वो एक सामान को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। आपसे पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, यही पूछेगा, एक कुली है, वो सामान को ऊपर लेके जा रहा है, तो वर्क डन कितना किया, कुली ने कितना वर्क डन किया, तो कुली ने कितना किया, जब वो फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ कर रहा है, तो एंगल कितना हो गया, 0, तो वो वर्क क्या है, पॉजिटिव, यानी कि उसने काम किया है। ठीक है, उसने काम किया है, ये हो गया। यहां से समझो अब इसको, इस एग्जाम्पल को, इसमें ये पूछा जाएगा कि ठीक है कुली की तरफ से वर्क डन पॉजिटिव आ गया, पर जो ये बॉक्स है, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट ने वर्क कैसा किया, देखो मेरे ऊपर कोई सामान रखा है,
मैं उसको ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ, वो जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की तरफ ग्रेविटी काम कर रही है। मतलब ग्रेविटी चाहती कि मैं इसको नीचे खींचूं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जा पा रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि कुल इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। ग्रेविटी चाहती है मैं इसको नीचे की तरफ खींचूं, कुल इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। एंगल कितना हो गया 180, 180 हो गया। तो फोर्स की जो एंगल है अगर 90 से ज्यादा है तो क्या हो गया नेगेटिव वर्क। मतलब देखो फोर्स है एफ एस कोस 180 हो गया ना, यहाँ पे एंगल 180 हो गया तो -1, तो फोर्स के वर्क क्या हो गया यहाँ पे माइनस, वर्क क्या हो गया माइनस। क्यों? क्योंकि बॉक्स चाहता है मैं नीचे की तरफ जाऊं, क्योंकि ग्रेविटी ऐसा चाहती है, लेकिन जो पुली है वो चाहता है कि मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊं। तो वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट पूछा है, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट क्या होगा नेगेटिव। ये बात समझ आ गई। अब सेकंड बात ये कि इसके अंदर अगर एंगल 90 से ज्यादा है तो वैसे ही वर्क क्या होगा नेगेटिव होगा। एंगल 90 से ज्यादा है तो वर्क क्या होगा नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आ गई। ये दोनों एग्जांपल दिखने में सेम है लेकिन डिफरेंट है। ये था वर्क डन बाय मैन, इंसान ने कितना काम किया, वो पॉजिटिव वर्क किया, उसने फोर्स भी ऊपर की तरफ था, डिस्प्लेसमेंट भी। लेकिन ये है वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, वो जो बॉक्स है वो चाहता है मैं नीचे की तरफ आऊं, लेकिन पुल उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी काम कर रही है नीचे की तरफ, फोर्स काम कर रहा है ऊपर की तरफ, तो जो एंगल है वो आ गया 180। तो हमारे पास जो वर्क डन है वो क्या आ गया नेगेटिव। वर्क डन क्या हो गया नेगेटिव। ठीक है। अब ये देखो गैस सिलेंडर क्या हो गया, किसी भी सिलेंडर के अंदर गैस को फिल कर दिया और वो जो सिलेंडर था वो मूवेबल सिलेंडर था। ठीक है, पिस्टन था मूवेबल, गैस उसके अंदर मैंने डाल दी तो गैस चाहेगी एक्सपेंड होना ऊपर की तरफ। ठीक है, गैस क्या चाहेगी ऊपर की तरफ एक्सपेंड हो जाऊं, तो गैस ऊपर की तरफ एक्सपेंड होएगी। ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ कवर होगा। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, एंगल कितना है 0। क्यों? क्योंकि ये एक पिस्टन था, ये एक पिस्टन था, यहाँ पे गैस भरी थी, गैस चाहती मैं ऊपर की तरफ जाऊं, फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी उसके ऊपर की तरफ कवर हो रही है क्योंकि वो ऊपर जा रही है। तो एंगल कितना हो गया कोस थीटा कितना हो गया 0, कोस 0 यानी कि 1, कोस 0 1। तो जो वर्क डन किसके इक्वल आ गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, यानी कि वर्क डन इसमें क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि हमने क्या देखा था वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस क्या आ गया पॉजिटिव। ठीक है। अब देखो एक स्प्रिंग है, अगर मैं स्प्रिंग को ऐसे दबा दूं, ठीक है, स्ट्रेच कर दूं, तो वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स, मैंने जिस साइड स्ट्रेच किया उसी साइड जा रहा है, मतलब फोर्स भी उसी साइड लगा रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी उसी साइड जा रहा है, तो वर्क क्या हो गया पॉजिटिव, वर्क क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव के एग्जाम्पल अच्छे से देखने हैं। ठीक है, अब देखो ये है मैंने, अगर कोई भी गाड़ी है रफ सरफेस के ऊपर वो जा रही थी, ठीक है, जो गाड़ी वाला इंसान है वो आगे की तरफ लेके जा रहा है गाड़ी को, लेकिन एक फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा जो पीछे की तरफ गाड़ी को धकेलना चाहता है। फ्रिक्शनल फोर्स चाहता है कि गाड़ी पीछे की तरफ आए, लेकिन गाड़ी के जो गाड़ी में जो बैठा हुआ है वो उसको आगे की तरफ लेके जा रहा है। तो जो हमारे पास वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स पूछे ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, तो क्या होगा नेगेटिव वर्क, क्योंकि वो उसको पीछे की तरफ करना चाहता है, गाड़ी आगे जा रही है, वर्क वो चाहता है पीछे की तरफ। यानी कि ये तो कर लिया हमने, देखो ये गाड़ी थी, ठीक है, ये चाहती मैं आगे जाऊं, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स आता है इसको पीछे की तरफ, क्योंकि आगे इसको चलाने वाला इसको आगे की तरफ लेके जा रहा, फ्रिक्शनल फोर्स आता है पीछे की तरफ, तो वर्क क्या होगा नेगेटिव, वर्क क्या हुआ नेगेटिव। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन पूछ ले, तो अगर जो फोर्स है वर्क, जो ये फोर्स इस साइड लगा रहा है, अगर जो विद रिस्पेक्ट टू मैन देखे, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू मैन देखे, तो क्या आएगा, ये जिस साइड में फोर्स लगा रहा था उसी साइड में, उसी साइड फोर्स भी था, उसी साइड स्पीड भी थी, तो वर्क यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव। यहाँ पे दो क्वेश्चन है बच्चों, देखो दो क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स में देखे, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, तो क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि गाड़ी आगे की तरफ जा रही है और वर्क फ्रिक्शनल फोर्स उसको पीछे की तरफ धकेल रहा है। एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 180, थीटा कितना बन रहा है 180। वर्क हमारे पास क्या है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस 180, 180 माइनस 1, 180 माइनस 1, तो वर्क क्या हो गया नेगेटिव। लेकिन अगर ये इसके रिस्पेक्ट में पूछ ले, वर्क डन मतलब जिस साइड फोर्स लगा रहा है उसी के रिस्पेक्ट में पूछ ले, फ्रिक्शनल फोर्स को छोड़ के जिस साइड फोर्स लगा रहा है उसी के रिस्पेक्ट में पूछे, तो जो जिस साइड इंसान फोर्स लगा रहा है
उसी साइड उसकी डिस्प्लेसमेंट भी जा रही है। तो यहाँ पे वर्क क्या आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 है तो कोस थीटा 0, कोस थीटा 0 1, तो वर्क क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, ये दोनों मतलब किसी तरीके से आपसे ये पूछेगा वर्क डन बाय दिस किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, ये जरूरी है। आपको सब सारा कंसेप्ट आता है, लेकिन यही नहीं पता कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है, वर्क डन बाय मैन पूछा है, क्या पूछा, तो क्वेश्चन आपका गलत। ठीक है, तो ये देखना है। अब थर्ड है जीरो वर्क। थर्ड है हमारे पास जीरो वर्क। क्या ऐसा भी हो सकता है कोई इंसान काम करे, उसके काम की वैल्यू ना हो? ऐसा हो सकता है कोई इंसान काम करे, उसके काम की वैल्यू ना हो सकता है भाई कोई इंसान काम करे, लेकिन वो काम देखा जाता है ना कि उसकी वो काम करने का था या नहीं था, भाई कोई चाहता था या नहीं चाहता था कि ये काम करे, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिजिक्स बोलती है ऐसे। अब आदमी काम करे, उसको ऐसे बोल दे कि तूने कुछ नहीं किया, तो वो आग बबूला नहीं हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिजिक्स बोलती कि तूने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब देखो एक कुली था, कुली तीनों में है, कुली तीनों में है, क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट समझना। कुली आता है आपके, इसलिए इतना लिखवा रखा है। ठीक है, देखो ये कुली था, इसने एक बॉक्स रख रखा है सिर के ऊपर 10 kg का। ठीक है, बॉक्स रख रखा है, ये अपने सपनों में खोया हुआ जा रहा है इस साइड, 10 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर की। तो ये कुली ने क्या किया कि इसने जो बॉक्स है उसके ऊपर फोर्स लगा रखा है ऊपर की तरफ, कुली ने फोर्स लगा रखा है ऊपर की तरफ इस बॉक्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे बना देती हूँ मैं, अच्छे से दिख जाएगा आपको। ये कुली है, इसने ये बॉक्स है, इसने फोर्स लगा रखा 10 kg का फोर्स था ऊपर की तरफ, फोर्स लगा रखा ऊपर की तरफ, और ये जा रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे पहुंच गया और 10 किलोमीटर डिस्टेंस, मतलब ये फोर्स ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इसने ऐसे कवर की। ठीक है, एंगल कितना बन गया, 90, एंगल कितना हो गया, 90। अब हमसे वर्क डन पूछे, क्या हमें पूरी स्टेटमेंट लिख के देगा कि एक कुली था, उसके ऊपर ये रखा था, उसने फोर्स को, उसने कुली ने फोर्स लगा रखा था, ऊपर की तरफ था, वो जा रहा था, डिस्प्लेसमेंट इतनी थी, ये पूरी स्टेटमेंट छाप के देगा आपको। ठीक है, पता चल जाएगा। वर्क डन पूछा जाए तो वर्क डन किसके इक्वल है, एफ एस कोस ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा कितना आ गया 90, कोस 90 कितना होता है 0, यहीं से देखो कोस 90 0, तो कोस 90 0, इसका मतलब इस आदमी ने कोई काम नहीं किया, इस आदमी ने कोई काम नहीं किया। ठीक है, जो ये भैंसों के लिए लेके आते हैं खेतों में से, वो बेचारी उठा के लेके आती है घास को और वो घर पे लेके आती है, तो उस फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसने कोई काम नहीं किया। अब उससे पूछो ना कि उसने कितना किया है, तो वो क्या बोलेगी, फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसने कोई काम नहीं किया, चाहे वो कुछ भी लेके आई हो सिर के ऊपर, कोई सिर के ऊपर कुछ भी लेके आ रहा है, पानी के मटके लेके आ रहे हैं, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसने कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो फोर्स लगा रहा ऊपर की तरफ और जा रहा है नीचे की तरफ, जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये क्या है, जीरो वर्क, ये क्या है, जीरो वर्क। अब ये और देखो, ये मानो यहाँ पे कोई इंसान था, उसने एक रस्सी से एक पत्थर को बांध दिया। ठीक है, यहाँ पे एक पत्थर को बांध दिया और उसने उसको गोल गोल घुमा दिया, वो खींच रहा है, ऐसे कर रहा है, तो फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ कि उसको जाने भी नहीं देता वो, मतलब अगर वो पत्थर को छोड़ दे तो जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे हो जाएगी। अगर वो एक इंसान ऐसे पत्थर को घुमा रहा है, अगर वो उसको छोड़ दे तो डिस्प्लेसमेंट वो सीधी डायरेक्शन में जाएगा यहाँ पे, लेकिन उसने यहाँ पे फोर्स लगा रखा है इस पत्थर के ऊपर, वो उसको छोड़ भी नहीं रहा, घुमा भी रहा और छोड़ भी नहीं रहा। तो इसका मतलब ये, अब यहाँ पे देखो फोर्स नीचे की तरफ है, अगर वो यहाँ पे छोड़ दे तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड, सेम फोर्स इस साइड और डिस्प्लेसमेंट इस साइड, फोर्स इस साइड, फोर्स इस साइड और डिस्प्लेसमेंट इस साइड। ठीक है, तो जो एंगल है, एंगल वो कितना हो गया 90 डिग्री, एंगल कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री। तो इसका मतलब जो वर्क पूछेगा हमसे, वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस ऑफ थीटा, कोस थीटा 90, यानी कि इसने कोई काम नहीं किया। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स पूछे तो मतलब इसने कोई काम नहीं किया। ठीक है, इसने कोई काम नहीं किया। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था आपके, हाँ यही था शायद, पूछा था सर्कुलर मोशन में वर्क डन बताओ।
सर्कुलर मोशन के अंदर वर्क डन बताओ। ठीक है, आपसे क्या क्वेश्चन था कि सर्कुलर मोशन के अंदर हमें वर्क डन निकालना है, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा या फिर नेगेटिव होगा। सिंपल क्वेश्चन था, ना कुछ और स्टेटमेंट थी। तो उसके अंदर सर्कुलर मोशन जब कर रहा है तो उसके अंदर जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि फोर्स तो अंदर की साइड लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट अगर वो इस पत्थर को छोड़ दे सर्कुलर मोशन में तो डिस्प्लेसमेंट सीधी उस साइड जा रही है, तो वर्क डन क्या होगा? यहाँ से जीरो होगा। ठीक, अब देखो बच्चों, जो हमने पिछले क्वेश्चन किए थे उसमें हमारे पास जो फोर्स था वो कांस्टेंट था, कि देखो यहाँ से कोई चीज है, यहाँ से मैं इसको यहाँ पे ले गई, तो जितना फोर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई किया वहाँ यहाँ तक भी इतना ही फोर्स था, यहाँ भी इतना ही फोर्स था, यहाँ भी इतना ही फोर्स था, मतलब फोर्स ये सेम था। ठीक है, फोर्स था, कांस्टेंट फोर्स था। 20 न्यूटन से स्टार्ट किया था, जब तक लास्ट तक नहीं पहुंचा दिया, 20 न्यूटन तक ही रखा। अब आप एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा इंसान है जो सुबह भी उसी फोर्स से काम करे और शाम तक उसी फोर्स से काम करे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, कि हम फिक्स फोर्स के साथ नहीं कर सकते, थोड़ी देर कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल फोर्स भी तो होता है कुछ। तो हमें जो क्वेश्चन मिलता है वो वेरिएबल फोर्स से भी आता है, क्वेश्चन वेरिएबल फोर्स से भी आता है। अब देखो, ये कोई ग्राफ था, फोर्स इस साइड और डिस्प्लेसमेंट इस साइड। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क निकालना है हमें। तो वर्क, जैसे ये इंसान, इसने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर की, तो फोर्स को बढ़ा दिया इसने, मतलब फोर्स जितना था उससे ज्यादा कर दिया। फिर इसने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर की तो फोर्स और ज्यादा कर दिया। ऐसे करते करते मतलब फोर्स बढ़ाता गया ये। तो इसका मतलब अब हमें पूछा कि वर्क डन बताओ, टोटल वर्क डन इस इंसान ने कितना किया, टोटल वर्क डन कितना किया। तो हम ऐसे तो बता नहीं सकते, फोर्स डिफरेंट डिफरेंट है, तो वर्क डन हम इंटीग्रेशन से बता सकते हैं, कि हम हर एक पार्ट का इंटीग्रेशन करके वर्क डन बता सकते हैं। इंटीग्रेशन से ओवरऑल वर्क डन हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब मैंने किया, W किसके इक्वल है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के, क्योंकि ये स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल स्मॉल। ठीक है, तो हर एक पार्ट का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तभी हम टोटल वर्क को बता सकते हैं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जब यहाँ से सोल्व करेंगे फोर्स को, जब इस चीज को सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, जो ये फोर्स है, फोर्स यहाँ से लेकर फोर्स, बच्चों देखो ये टोटल एरिया ना, ये हमारा क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। टोटल एरिया फोर्स और इसका डिस्प्लेसमेंट, ये टोटल एरिया है। तो वर्क डन एरिया में अगर पता चल जाए, एरिया ABCDE, इस टोटल का एरिया अगर हम निकाल दें तो वो क्या आ जाएगा हमारा? वर्क डन के अकॉर्डिंग। टोटल का एरिया निकालने के बाद क्या आ जाएगा? वर्क डन। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन जो वेरिएबल फोर्स का इज न्यूमेरिकली इक्वल, वो न्यूमेरिकली इक्वल है टू एरिया अंडर द फोर्स करंट डिस्प्लेसमेंट। न्यूमेरिकली जब इसको सोल्व किया गया, देखो सोल्व करने को तो मैं करके दिखा सकती हूँ, पूरा यही निकलेगा जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है आपको ये डेफिनेशन आ सकती है, बस इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। यहाँ से तो क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगी, वो क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो डेफिनेशन में क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जो वेरिएबल का वर्क है वो किसके इक्वल है? जो ये एरिया है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया है उसके इक्वल क्या है? फोर्स। ये डेफिनेशन एज इट इज दे सकता है आपको। ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल द एरिया अंडर द फोर्स कर्व एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हमारे टीजीटी में एक बार उसको पता नहीं क्या हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन उसने डाल दिया। ठीक है, वेरिएबल फोर्स से। तो इसमें क्या करेंगे हम? कुछ सिंपल है, जो हमें वर्क डन निकालना है। पता चल गया कि वेरिएबल फोर्स है, फोर्स की वैल्यू फिक्स नहीं दे रखी, 20 न्यूटन 30 न्यूटन ऐसे नहीं दे रखी। तो मतलब क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी x0 से x 2 मीटर तक दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, वो तो आता ही होगा, नहीं आता तो आपको थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। ठीक है, सीखना चाहिए इतना तो। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं यहाँ से वर्क निकालूं, यहाँ से मैं वर्क निकालूं तो मेरे पास फोर्स कितना दे रखा है? 10 प्लस 0.5x और dx। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा? 10 dx प्लस 0.5 x इंटू dx, ये आएगा यहाँ से। अब देखो वर्क निकाला तो ये क्या है? x की वैल्यू 0 से लिमिट लगाएंगे 2 तक, x की वैल्यू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक लिमिट लगाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 10x dx का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, x 0 से 2 लिमिट 0 से 2 प्लस में 0.5
एक्स इंटू डी एक्स क्या आ जाता है इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, 0 से 2 ये आएगा। अब देखो जो हमारे पास फोर्स है 10 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब हम लिमिट रखते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, प्लस 0.5, 2 को तो बाहर निकाल लूंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपर लिमिट रखो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर लोअर लिमिट, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया 20, और ये जब मैं कट करूंगी यहाँ से 1/4, 1/4 से 1/1 यानी कि 21 जूल वर्क आ गया। ये क्वेश्चन आया था, मतलब इस टाइप का आया था, ये नहीं था कि वेरिएबल फोर्स दे रखा था, वर्क डन हमसे निकलवा रखा था, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तब मैं दिखाऊंगी ऐसा। तो ये मतलब इजी था, इतना टफ नहीं है, हमें फोर्स दे देगा और लिमिट्स दे देगा, इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, बस सिंपल है। वेरिएबल फोर्स क्या होता है, एरिया के इक्वल होता है, ये आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो ये वर्क था। अब हम करेंगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव वर्क, ये हमारे पास है। अब देखो, अब हमारे पास है कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं। इसमें से क्या आएगा, आपको एग्जांपल दे देगा, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है या नॉन कंजर्वेटिव का, या फिर क्या देगा, 3 एग्जांपल कंजर्वेटिव से दे देगा और 1 नॉन कंजर्वेटिव से। तो आपसे पूछेगा, एग्जांपल्स इसमें इंपॉर्टेंट है। तो देखो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इफ फोर्स, वो फोर्स टू बी कंजर्वेटिव इफ work done by or against the force moving a body depend upon the initial and final position। किसके ऊपर डिपेंड हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर हो, ऑफ ए बॉडी इज नेचर और नॉट द नेचर ऑफ द पाथ। देखो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करे, उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। माना ग्रेविटेशनल फोर्स था, यहाँ पे कोई भी एक बॉडी थी, वो यहाँ से उठकर और यहाँ तक पहुंचा दी, ठीक है, यहाँ से उठकर और यहाँ तक पहुंचा दी कोई भी बॉडी। अब इसके अंदर अगर मैं वर्क डन निकालूं, ये पोजीशन ए थी और ये थी पोजीशन बी, वर्क डन निकालूं पोजीशन ए से बी की तरफ, तो वर्क डन क्या आएगा इसके अंदर, वर्क डन क्या आएगा, -mgh। क्यों माइनस क्यों आया, क्योंकि एक बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ गई तो अगेंस्ट द ग्रेविटी गई है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। जो ये वर्क निकाला हमने, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी निकाला है, तो क्या आएगा -mgh। अब अगर कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आए, बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो क्या आएगा, मतलब ग्रेविटी के फेवर में आ रही है चीज, तो क्या आएगा mgh, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा mgh। तो नेट रिजल्टेंट क्या है, MAB किसके इक्वल हो गया, वर्क डन B ऑफ A नेगेटिव, इसके इक्वल है। अगर यहाँ पे नेगेटिव लगा दी तो ठीक है। तो अब मैं लिखूं, अगर वर्क ऑफ A से B की तरफ प्लस वर्क ऑफ B से A की तरफ, इस साइड ले आई मैं इसको, तो किसकी तरफ हो गया 0। तो नेट रिजल्टेंट जो वर्क निकला यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स में, जो रिजल्टेंट वर्क निकला वो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। अच्छे से समझो इस बात को, अगर एक बॉडी को यहाँ से उठाकर मैं यहाँ पे ले गई, तो मैं वर्क निकालूं मैं A से B की तरफ, तो क्या आएगा वर्क -mgh। और अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ B टू A वर्क निकालूं, तो क्या आएगा mgh, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा वर्क डन है वो किसके इक्वल हो गया, W ऑफ AB इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों बस माइनस का ही तो फर्क है, बाकी तो इक्वल है ये। तो यहाँ से अगर मैं इसको इस साइड ले आऊं, तो जो कंजर्वेटिव फोर्स नेट जो वर्क डन है वो क्या होगा इसके अंदर 0, नेट वर्क डन क्या हो गया 0, ठीक है। तो ये क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अब इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। ये चारों एग्जांपल आपको याद करने हैं, ठीक है, चारों एग्जांपल याद करने हैं। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करे, जो पाथ के ऊपर बिल्कुल डिपेंड ना करे। इसके अंदर जो नेट हमारे पास जो वर्क डन होता है वो कितना है 0, नेट वर्क डन कितना है 0, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखो, अब है नॉन कंजर्वेटिव वर्क। नॉन कंजर्वेटिव वर्क में क्या है, जहां पर नॉन कंजर्वेटिव वर्क में क्या है, जो ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव वर्क वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। जो पाथ को फॉलो करे, मतलब पोजीशन पाथ को फॉलो करे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड ना करे। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स एंड इंडक्शन फोर्स। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये हमारे पास कोई भी सरफेस थी, ठीक है, रफ टफ सरफेस थी,
यहाँ पे कोई गाड़ी जा रही है, ये कोई गाड़ी है, ठीक है भैया, ऐसी बनानी आती है मेरे को, ये कोई भी गाड़ी जा रही है भाई, देखो ऐसी ही आती है, ठीक है, ये गाड़ी जा रही थी, अब ये जा रही है तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कुछ लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ, मतलब रफ टफ सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी रफ टफ ही होगी। स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है, रफ पे ज्यादा, तो रफ में भी यहाँ देखा जाएगा, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ पे चढ़ाएगा तो बिल्कुल नीचे गिरेगी एकदम से, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो गया। तो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पोजीशन के, मतलब उसके पाथ के ऊपर, कि पाथ कैसा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। इंडक्शन फोर्स भी ऐसा ही है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आपको फिर बता रही हूँ, ये एग्जांपल्स याद करने हैं, और ये एग्जांपल्स दे देगा, फ्रिक्शनल फोर्स बताओ, 3 इसमें से उठा के दे देगा, 1 इसमें से, या 2 इसमें से, 2 इसमें से, कुछ भी मतलब दे के आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। 2 दे देगा, फ्रिक्शनल बताओ कंजर्वेटिव फोर्स ए बी है, बी ए है, बी 2 है, मतलब कुछ भी, ठीक है। तो इनका थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। जो मैं करवा रही हूँ ना आपको, वो एक लेवल एडवांस ही करवा रही हूँ, आपका पेपर में क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये पक्की बात है, ठीक है। अब करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखो, अब हमारे पास है कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं। इसमें से क्या आएगा, आपको एग्जांपल दे देगा, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है, वो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है या नॉन कंजर्वेटिव का, या फिर क्या देगा, 3 एग्जांपल कंजर्वेटिव से दे देगा और 1 नॉन कंजर्वेटिव से। तो आपसे पूछेगा, एग्जांपल्स इसमें इंपॉर्टेंट है। तो देखो, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इफ फोर्स, वो फोर्स टू बी कंजर्वेटिव इफ work done by or against the force moving a body depend upon the initial and final position। किसके ऊपर डिपेंड हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर हो, ऑफ ए बॉडी इज नेचर और नॉट द नेचर ऑफ द पाथ। देखो, पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करे, वो उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। माना ग्रेविटेशनल फोर्स था, यहाँ पे कोई भी एक बॉडी थी, वो यहाँ से उठकर और यहाँ तक पहुंचा दी, ठीक है, यहाँ से उठकर और यहाँ तक पहुंचा दी कोई भी बॉडी। अब इसके अंदर अगर मैं वर्क डन निकालूं, ये पोजीशन ए थी और ये थी पोजीशन बी, वर्क डन निकालूं पोजीशन ए से बी की तरफ, तो वर्क डन क्या आएगा, इसके अंदर वर्क डन क्या आएगा, -mgh। क्यों माइनस क्यों आया, क्योंकि एक बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ गई तो अगेंस्ट द ग्रेविटी गई है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। जो ये वर्क निकाला हमने, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी निकाला है, तो क्या आएगा, -mgh। अब अगर कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आए, बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो क्या आएगा, मतलब ग्रेविटी के फेवर में आ रही है चीज, तो क्या आएगा, mgh। यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, mgh। तो नेट रिजल्टेंट क्या है, MAB किसके इक्वल हो गया, वर्क डन B ऑफ A नेगेटिव, इसके इक्वल है। अगर यहाँ पे नेगेटिव लगा दे तो ठीक है। तो अब मैं लिखूं, अगर वर्क ऑफ A से B की तरफ प्लस वर्क ऑफ B से A की तरफ, इस साइड ले आई मैं इसको, तो किसकी तरफ हो गया, 0। तो नेट रिजल्टेंट जो वर्क निकला यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स में, जो रिजल्टेंट वर्क निकला वो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। अच्छे से समझो इस बात को। अगर एक बॉडी को यहाँ से उठाकर मैं यहाँ पे ले गई, तो मैं वर्क निकालू मैं ए से बी की तरफ, तो क्या आएगा, वर्क -mgh। और अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ B to A वर्क निकालू, तो क्या आएगा, mgh, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा वर्क डन है वो किसके इक्वल हो गया, W ऑफ AB इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों बस माइनस का ही तो फर्क है, बाकी तो इक्वल है ये। तो यहाँ से अगर मैं इसको इस साइड ले आऊं, तो जो कंजर्वेटिव वर्सन नेट जो वर्क डन है वो क्या होगा, इसके अंदर 0। नेट वर्क डन क्या हो गया, 0, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। ये चारों एग्जांपल आपको याद करने हैं, ठीक है, चारों एग्जांपल याद करने हैं। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करे, जो पाथ के ऊपर बिल्कुल डिपेंड ना करे। इसके अंदर जो नेट हमारे पास जो वर्क डन होता है वो कितना है, 0। नेट वर्क डन कितना है, 0, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखो, अब है नॉन कंजर्वेटिव वर्क। नॉन कंजर्वेटिव वर्क में क्या है, जहां पर नॉन कंजर्वेटिव वर्क में क्या है, जो ए फोर्स इज सेट टू बी नॉन कंजर्वेटिव वर्क
वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, जो पाथ को फॉलो करे, मतलब पोजीशन पाथ को फॉलो करे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड ना करे। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स एंड इंडक्शन फोर्स। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये हमारे पास कोई भी सरफेस थी, ठीक है, रफ टफ सरफेस थी, यहाँ पे कोई गाड़ी जा रही है, ये कोई गाड़ी है, ठीक है भैया, ऐसी बनानी आती है मेरे को, ये कोई भी गाड़ी जा रही है भाई, देखो ऐसी ही आती है, ठीक है, ये गाड़ी जा रही थी, अब ये जा रही है तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कुछ लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ, मतलब रफ टफ सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी रफ टफ ही होगी। स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है, रफ पे ज्यादा, तो रफ में भी यहाँ देखा जाएगा, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ पे चढ़ाएगा तो बिल्कुल नीचे गिरेगी एकदम से, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो गया। तो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पोजीशन के, मतलब उसके पाथ के ऊपर, कि पाथ कैसा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कि किसके ऊपर डिपेंड करता है? पाथ के ऊपर। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव। इंडक्शन फोर्स भी ऐसा ही है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आपको फिर बता रही हूँ, ये एग्जांपल्स याद करने हैं, और ये एग्जांपल्स दे देगा। फ्रिक्शनल फोर्स बताओ, 3 इसमें से उठा के दे देगा, 1 इसमें से, या 2 इसमें से, 2 इसमें से, कुछ भी मतलब दे के आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। 2 दे देगा। फ्रिक्शनल बताओ कंजर्वेटिव फोर्स A B है, B A है, B 2 है, मतलब कुछ भी, ठीक है। तो इनका थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। जो मैं करवा रही हूँ ना आपको, वो एक लेवल एडवांस ही करवा रही हूँ, आपका पेपर में क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये पक्की बात है, ठीक है। अब करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। हमारे पास क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क डन बाय द फोर्स इज डिस्प्लेसिंग ए बॉडी मेजर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है ये? सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक है, वो कुछ स्पीड से था, मानो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी u, उसको वर्क लगा दिया, वर्क डन बाय द फोर्स डिस्प्लेस कर दिया उस बॉडी को, ए बॉडी मेजर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या? मैंने उसको यहाँ से यहाँ पर रख दिया और वेलोसिटी उसकी क्या कर हो गई? इंक्रीज। कोई स्पीड से कोई चीज जा रही थी, बिल्कुल आराम आराम से, धीरे धीरे, आपने एकदम से उसको धक्का दे दिया तो उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ गई। तो ये क्या बोल रहा है कि वो मेजर करेंगे ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है ना बच्चों हमारे पास, वो क्या होता है? हाफ mv²। v क्या? उसकी वेलोसिटी। यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो थी u, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी माना मैंने हो गई v, ठीक है। यहाँ पे या फिर ये मान लो वेलोसिटी थी 2 और फिर वो 4 की स्पीड से भाग गया, तो वेलोसिटी ही चेंज होगी, तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी हमारी। तो वर्क डन है वो किसके अकॉर्डिंग? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से क्या करेंगे? मेजर करेंगे। अब इसको हमें प्रूफ करना, क्या ये पॉसिबल है? मतलब ऐसा ही है प्रूफ करना। वैसे आपको प्रूफ करवाने की जरूरत नहीं है, आपके उसमें आपको याद रखना है सीधा कि ये वर्क डन है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। वर्क डन किसके इक्वल होता है? हाफ m फाइनल वेलोसिटी माइनस हाफ m इनिशियल, ठीक है। ये क्या? काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट सेकंड की माइनस काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट की, वर्क डन इसके इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन ये चीज आई कहाँ से? ये भी तो देखेंगे, ये चीज आई कहाँ से? ऐसे थोड़ी ना लिख देंगे हम। तो जो वर्क है हमारे पास, वो किसके इक्वल है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। वर्क है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है Fs कोस ऑफ थीटा। जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को धक्का लगाया, कोस थीटा तो हमारे पास एंगल कितना? 0, तो ये तो हो गया 1, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे वेलोसिटी थी, यहाँ पे कुछ थी, 2 से 2.5 हुई, 3 हुई, 4 हुई, मतलब स्मॉल चेंजेस हुए, ठीक है। अब देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी ऑफ एस। अब हमें एक बात पता है, जो हमारे पास फोर्स है वो किसके इक्वल है? मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल है। फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये क्या है? ds। और एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन किसके इक्वल? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल है? वेलोसिटी के इक्वल, ठीक है। ये टर्म अब देखो, यहाँ पे मास चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये क्या आ गया? डी ऑफ एस।
मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ds ओवर dt, और यहाँ पे क्या आ गया dv। ठीक है, अब देखो ds ओवर dt किसके इक्वल है, वेलोसिटी के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ गया m इंटू वी इंटू dv, हमारे पास क्या था w। अब वेलोसिटी थी, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, क्योंकि ये शुरुआत में u थी और बाद में क्या पहुंच गई, v तक पहुंच गई, तो ये आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन जब मैं करूंगी तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। ये क्या है, वर्क डन। तो वर्क डन किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी सेकंड माइनस काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट। ठीक है, इसके उसके इक्वल है। ये क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से हमने क्या किया, वर्क को रिलेट किया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क डन बाय द फोर्स डिस्प्लेसिंग ए बॉडी मेजर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो किसने बताया, हमने, वर्क डन ने। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, फाइनल वेलोसिटी कुछ। इसके अंदर क्वेश्चन फिलहाल देखो मेरे पास प्रीवियस ईयर नहीं है, अभी मैं देख लूंगी। इसके अंदर क्वेश्चन देख लेंगे, बाद में देखेंगे। आता तो है, इसके अंदर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, आपको आइडिया भी होना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो यहाँ से हमारा जो वर्क चैप्टर है वो फिनिश हो गया, यहाँ से हमारा वर्क चैप्टर फिनिश हो गया। कल हम पावर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो।